हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है मतलब क्या है? ईटानगर, दिसपुर, अगरतला, आइजोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल आसान सवाल, कई बार पूछा गया है। तो ईटानगर, दिसपुर, अगरतला, आइजोल क्या है भाई? असम की राजधानी दिसपुर है। कौन सी है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? दिसपुर। नेक्स्ट सवाल। टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? अगर टंगस्टन का प्रतिरोध का ताप बढ़ा दें तो क्या होता है? घटता है। प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या सभी? घटता है, बढ़ता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता? बताइए। टंगस्टन का अगर प्रतिरोध ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है भाई? उसमें बढ़ता है। नेक्स्ट है, शोल्डर तार बनाया जाता है। जो हमारा शोल्डर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई जोड़ते समय, वेल्डिंग के समय शोल्डर यूज किया जाता है ना। तो लेड और टिन का होता है, जिंक व तांबे का होता है, तांबे व लेड का होता है। इनमें से कोई नहीं। कई बार पूछा गया एसएससी के साथ, रेलवे में एक फेवरेट सवाल हो गया है। तो शोल्डर बना होता है लेड और टिन का। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, लेड और टिन का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीन में जो क्रांति हुई थी उसका नायक कौन था, मतलब नेता कौन था, जिसे कहते हैं चियांग कोई शेक, सुनियात सेन, युवान सोह कोई काई, माओ त्से तुंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? इसमें बी ऑप्शन सही है, सुनियात सेन। ये एसएससी में एक बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, छातों के फैन बॉक्स लगाए जाते हैं, जो छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं? केपिंग वायरिंग में, क्लीट वायरिंग में, कंड्यूस्ड वायरिंग में, वायरिंग में। बताइए, छतों में जो फैन बॉक्स लगाई जाती है, जब आप वायरिंग करवाते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि छतों में जो फैन बॉक्स लगाया जाता है किस में लगाया जाता है? क्लीट वायरिंग में। कौन सा? कंड्यूस्ड वायरिंग में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई? कंड्यूस्ड वायरिंग, सी ऑप्शन सही है, कंड्यूस्ड वायरिंग में। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? एसएससी जीडी में भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरोप का मरीज प्रशा को, जर्मनी को, तुर्की को, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप को मरीज किसे कहा जाता भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अंडरलाइन करिए, आने की संभावना रहती है। देखिए एसएससी रिपीट करता है, तो किसको कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को क्या है भाई? यूरोप का मरीज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है? कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है। तो मेघदूत की रचना कालिदास ने, हरिश्चंद्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। किसने किया था भाई? कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हेमिंग्वे, अर्नेस्ट शुमशेर, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, कह रहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कितना प्यारा सा ये है। इनके लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो इनके लेखक कौन है? अर्नेस्ट शुमेशर। इनको याद रखना है, कई बार इस एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। देखिए आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप, देखिए आप पहले आंसर देते हैं, उसके बाद पहले क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। अगर गलत या सही होता है तो इसके बाद आपको आंसर पता ही भी चल जाएगा, आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन है भाई? अर्नेस्ट शुमेशर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट जवाब। नेक्स्ट सवाल है आपका, सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज, याद रखिए, ऐसे सवाल पूछता कि आप सुने नहीं होते। तो पूछ रहा सनी डेज, डॉक्टर कर्ण सिंह की, भारतेंद्र की, सुनील गावस्कर की, आर्थर क्वेसलर की। बताइए सनी डेज किसकी रचना है? तो सनी डेज के बारे में पूछ रहा है, किसकी रचना है? बताइए किसकी है भाई साहब? बताइए। सुनील गावस्कर की। याद रखिएगा, सुनील गावस्कर कौन है भाई? भारतीय क्रिकेटर के हैं ना। नेक्स्ट है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज, एक कई बार पूछा गया है एसएससी में। गुप्त समाज की स्थापना किसने? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। याद रखिएगा। और ये पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। और गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी भाई? चंद्रगुप्त ने की। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। बी ऑप्शन सही है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ये भी याद रखना है। लेकिन गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट सवाल है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए इसमें सन पूछ रहा है। एसएससी जब मान लीजिए पेपर को टफ बना होता है, टफ मतलब होता है कि जब पेपर हार्ड होता है तो ऐसी फैक्ट चीज़ पूछी जाती है तो आपके दिमाग में नहीं रहती है। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1776 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1780 में, 1789 में, 1779 में, 1776 ईस्वी में। बताइए। फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछ रहा। फ्रांस में जब क्रांति आई थी कहते हैं रूसी क्रांति, फ्रांस क्रांति, तो ये सारी क्रांतियां हैं। तो क्रांतियों के बारे में जब पूछता तो कभी कभी ये होता है दिमाग से स्किप कर जाते हैं सवाल। तो बताइए कौन सा जवाब इसमें सही होगा? देखिए कि कोई भी जवाब नहीं दिए, देखो थोड़ा जवाब देते ना मज़ा आता है। आप जवाब दीजिए। उसके बाद कब हुआ था? 1789 में, 1789 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट सवाल दीजिए। सिलिका जेल में रखा जाता है, सिलिका जेल को किस में रखा जाता है? कंजर्वेटर में, बीदर में, बकलोज में, रिले में, टैंक के अंदर। कहला सिलिका जेल को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? चारों ऑप्शन है ए बी सी डी। तो कौन है? कंजर्वेटर में, ब्रीदर में, बकलोज रिले में और टैंक के अंदर। बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी। बताइए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, किस में रखा जाता है सिलिका जेल को? देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि एसएससी एमटीएस के लिए, इस किसी भी आप जीए अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो जी के जहाँ भी आप पूछा जाएगा कहीं ना कहीं आपके सवाल टकराएंगे। तो कौन सा है? बीदर में रखा जाता है। किसको? सिलिका जेल को। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है और ऐसे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है 100 to 10% से। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है? एक बार पूछा गया है ऐसे। तो लेंस की क्षमता मीटर में, मीटर स्क्वायर में, डायोप्टर में, अन्य। चलिए ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और देखिए हम प्रैक्टिस सेट के जब तक एग्ज़ाम नहीं होता इतनी अच्छी जीएस की प्रैक्टिस करवा देंगे कि मज़ा आएगा। और पेपर में जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ठीक है। चलिए मज़ेदार सवाल, लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है भाई? डायोप्टर से। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल उनका सही जवाब है। एकदम मज़ेदार सेशन के साथ। लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है भाई? डायोप्टर से। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? जैसे पानी की बाल्टी भरी है उसमें लगता है कि बहुत कम है। जैसे आप नदी उदी में देखें या नदी या तालाब में पानी बहुत गहरा होता है लेकिन ऐसे लगता नहीं जैसे बहुत कम गहरा है। तो पूर्ण अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। ये फिजिक्स का बहुत अच्छा सवाल है। रेलवे में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, अपवर्तन के कारण होता है। एक घटना, इसमें एक दो घटनाएं होती हैं। चलिए इसके आगे एक आध क्वेश्चन और होंगे। चलिए नेक्स्ट है, पानी में डाली हुई छड़ें टेढ़ी दिखती हैं, इसका कारण क्या है? जो पानी में देखो पड़ी हुई थी तो टेढ़ी मेढ़ी हमें दिखती है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या सी परावर्तन अपवर्तन दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? बी ऑप्शन सही होगा। इसमें अपवर्तन के कारण ही हमें दिखती है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान सवाल है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में। इसमें चारों ऑप्शन जो है ना उनसे जुड़े हैं। तो वैसे बुद्ध का जन्म तो होता है लुम्बिनी में। कहाँ होता है भाई? लुम्बिनी में। याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है। याद रखिए, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, महाविनिष्करण उनके गृह त्याग को कहते हैं ना। और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार पहला ऑप्शन सही है। क्या है भाई? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जो जैन धर्म से जुड़ी हुई थी और पहली संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, बोधगया में। बताइए। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है सवाल है। कहला वल्लभी से, पाटलिपुत्र से, पावापुरी से, बोधगया से। कहाँ हुई थी भाई? फटाफट जवाब दीजिए। जैन धर्म से है। चलिए पहला कौन सा सवाल ऑप्शन सही होगा? ए या बी या सी या डी? बताइए।
जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई अभी जवाब नहीं है, बी पाटलिपुत्र में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन जिन्होंने दिया। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ सांची नहीं है, रांची नहीं है, सांची का है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्या है? सांची। अब इसको सही करते हैं, यहाँ रा नहीं सा रहेगा। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? कनिष्क ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आने की संभावना प्रबल है, तो इसीलिए याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सांची का स्तूप अशोक, सम्राट अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। और ये पूछता है अशोक ने किस युद्ध के बाद किस युद्ध के दौरान अपना वो सब कुछ त्याग दिया था? तो क्या था, कौन सा युद्ध था? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं। ऐसे जीवाणु जो कि जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु जो मतलब कि वायरस होते हैं, ऐसे कौन से वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को मार देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं? कौन सा है? प्रतिजैविक, जीवाणुभोजी, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होते हैं? जीवाणुभोजी, मतलब वो तो इसमें लिख रहा है जो जीवाणु को नष्ट कर दे। लाल मृदा, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है? जिसे हम कहते हैं ना रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, येलो सॉयल। तो अब वो सॉयल के बारे में पूछ रहा है। सॉयल मतलब होती है मृदा, मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। तो लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या है? कौन से का घुलने के कारण लाल हो जाता है? तो लोह के व्यापक प्रसरण, लोहे की अधिक मात्रा, तांबे की अधिक मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? लोहे के व्यापक प्रसरण के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था क्या? कहीं रिपीटेड सवाल है। विवेकानंद, नरेंद्र दत्त, देवदत्त, कृष्णदत्त। क्या है भाई? नरेंद्र दत्त। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो हमारे यहाँ बैंक थी जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक, तो इनका राष्ट्रीयकरण पहले कब हुआ था? तो 19 जून 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 अगस्त 1969 को, 2 अक्टूबर 1960। देखिए ये सवाल अगर आते हैं तो आपकी हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी। हार्ड शिफ्ट इसलिए क्योंकि ये फैक्ट है और इसको इतना ये सवाल ऐसा है कि किसी को याद नहीं रहता है कि हाँ, अब इसमें एकदम देखो मिलता जुलता है, अब डेट से फ़र्क है। तो 1919 और सेम ईयर है। तो कब हुआ था भाई? जवाब दीजिए फटाफट। देखिए वीडियो को अगर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ऐसे मज़ेदार सेशन के साथ जुड़ने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे सवालों के साथ हम लोग जुड़ते रहेंगे। नेक्स्ट बताइए इसका ऑप्शन क्या है? भाई साहब 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री हमारी कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट है, नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं। ऐसे अब देखिए ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं खरीद मूल्य को, समर्थन मूल्य को, पारिश्रमिक मूल्य को, उचित मूल्य को। और नियमित बाजार जिसे कहते हैं ना रेगुलर जो मार्केट्स होती है वो क्या सुनिश्चित करते हैं? खरीद मूल्य को, समर्थन मूल्य को, पारिश्रमिक मूल्य को, पारिश्रमिक मूल्य को या उचित मूल्य को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो रेगुलर मार्केट्स होते हैं वो क्या निर्धारित करते हैं बताइए? खरीद मूल्य वो तो नहीं हो सकता, समर्थन मूल्य ये भी नहीं हो सकता, पारिश्रमिक मूल्य क्या भाई? देखिए मान लीजिए रेगुलर बाजार से तो किसी को परिश्रम के मूल्य को आके करेंगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो एक उचित मूल्य का निर्धारण कर, क्यों भाई? देखिए जैसे मान लो रेगुलर मार्केट लग रही तो इंसान को अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई कितने रुपए में ये सारी चीज़ें बिक सकती है ना। तो एक निर्धारित एक फिक्स प्राइस हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कंटिन्यू मार्केट जा रहे हैं तो आपको सभी चीज़ के उचित दाम पता हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है भाई? डी ऑप्शन, उचित मूल्य। नेक्स्ट है, चलिए, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल आँख है तो उसका निकटतम बिंदु कितनी मीटर पर होता है? 2.5 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर, 2.5 मीटर पर, 3 मीटर पर। ये याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल लिख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिए, कई बार पूछा गया सवाल है। कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अंडरलाइन करिए। कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कैसे पूछता है कि अस्पष्ट बिंदु को दूरी कितनी हो सकती है? तो 25 सेंटीमीटर। इस सेशन का लास्ट सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट सवाल का जवाब आप देंगे।
आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो हमारी आँख की पुतली है, परिवर्तित द्वारक की भांति, द्विक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, अन्य। चलिए, इस सवाल का आई होप आप जवाब देंगे, हम उम्मीद करते हैं, और बिल्कुल मज़ेदार सेशन के साथ। चलिए, इस सवाल का लास्ट सवाल एकदम ऊर्जावान के साथ, बताइए क्या होगा? ए ऑप्शन या बी या सी या डी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? चलिए हमें बताते हैं ए ऑप्शन, परिवर्तित द्वारक की भांति। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू चैनल में जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे, गुड डे सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।